बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नावल ला तफ़र्रक़ू की चौथी किस्त आपकी पेश खिदमत है। जामिया हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु में ख़त्मुल कुरान की तकरीब थी। कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेने वाले तालिब इल्म बारी बारी स्टेज पे जाते और खूबसूरत आवाज़ में अपना आखिरी सबक सुनाते थे। आखिर में खिताब के लिए मौलाना शोबान आए थे। इलाम सीधा हुआ बैठा। मौलाना उसके फेवरेट थे। जब मैं तख्लीक किया गया तो फरिश्तों का ये ज़मीन पे ज़रूर फसाद मचाएगा। तख्लीक़कार मुस्कुरा दिया कि वजह तख्लीक समझना आसान हरगिज़ नहीं था। इलाम दम खुद सुन रहा था। वो ज़माना जालियत था। बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। औरत ज़माने भर में जलील होती थी। किसी की आबरू महफूज नहीं थी। गुलाम आकाओं के ज़ेरे अताब रहते थे। कबीले हम वक्त आपस में दस्तों गिरेबान रहते थे। ना ज़बान में शरीनी बची थी, ना अमल में खैर। गालम गलूच मारपीट का बाजार गर्म था। बुत परस्ती अरूज पे थी। इंसान को मरना याद नहीं था। खुदा को भूल इंसान आप खुदा बन बैठा था। ऐसे में रब दो जहां को आलम पे तरस आया तो अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी बनाकर भेज दिया। और अब एक ये ज़माना जहलियत है। बेटियां जिंदा तो हैं पर मानो दफिनों से बदतर हाल में है। औरत आप भी दुनिया भर की तजलील की हकदार समझी जाती है। हर एक की आबरू चौक में टंगी नीलामी की मुंतज़िर है। जो आज़ाद हैं वो अपने नफ्स के गुलाम है। जो गुलाम है वो सांसें लेने को भी आज़ाद नहीं। अमल शर फैलाता है और बदज़बानी रिवाज बन चुकी है। बहुत फिर से घाड़ लिए गए और जी जान से उनकी पूजा होती है। वरना तो किसी ने है ही नहीं। खुदा को भूल खुदा का खलीफा उसकी गद्दी संभाल बैठा है। रब्बे दो जहां आलम को 5 बार अपने घर बुलाता है पर हिदायत का तलबगार कोई नहीं। और हादी जसदानों में लिपटा ऊंची ऊंची शेल्फों में रखा इंतज़ार कुना है। उनकी आंखें बिगने लगी। फतह मक्का का मौका है। वो सब जिन्होंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ाहें पहुंचाई थी सर झुकाए सज़ा सुनने के मुंतज़िर हैं। वो जो कल तक महकूम थे अब हाकिम हैं। वो खुद मुख्तार हैं। जो चाहें जैसे चाहें बदला ले लें। ऐलान किया फरमाया आम मुआफ़ी। जो खुदा के घर में पना ले उससे भी मुआफ़ी और जो अपने घर में ले उससे भी मुनाफी। उसके बाद भी इस्लाम फसाद को दीन और बाकी सब मज़हब अमन के। कश्मीर में क्या हो रहा है? उनकी इबादत, रोज़मर्रा ज़िंदगी, रहन सहन, नक्ल हमल सब मफलूज है। उनको अपनी मन से सांस लेने की भी आज़ादी नहीं। आज़ादी इज़हार नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद वो सब आतंकवादी हैं और राम के मुजारे शांति बना रखने वाले। दुनिया भर में मुसलमानों के रसूल के नाज़िबा खाके जारी की गई और बेबांग धूल ऐलान भी किया गया कि हाँ हम करेंगे और करेंगे। फसाद मचता है तो मचे, नफ़रत फैलती है तो फैले, किसी की दिल आज़ारी होती है तो हो। उसके बावजूद मुसलमान फसादियाँ और वो सेकुलर कौम सब से पुरअमन मदरसों में बम ब्लास्ट की गए। कुरान पढ़ने वाली मासूम जाने लम्हों में ख़त्म कर दी गई। माओ के लाल छीन लिए गए। इस सब के वजूद दाढ़ी वाले दहशतगर्द और लादीन हो जाने वाले पुरअमन उन पर रिक्कत तारी हो गई। ये क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ? तुमने और मैंने सुन्नत को छोड़ दिया, खुदा के फरमान को भुला दिया, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा बुला दिया। अब भुगतो के कुछ सज़ा दुनिया में और बाकी आगे तैयार है। अरे अल्लाह के बंदो, तलवार उठाने का मैंने नहीं कहा, अल्लाह की किताब ने कहा सालों पहले। अब आप आज जहाद के नाम तो लेकर देखें। आप पे दहशत गर्दी का ठप्पा लगाकर तालिबान कहकर कोई ना कोई उठाकर ले जाएगा। ये वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अदीबान अगली बार छुट्टी पे घर आया तो मारिया का रवैया उसे बहुत अजीब सा लगा। उसे देखते ही किसी ना किसी काम में लग जाती या अपने कमरे में घुस जाती। उसने 1-2 बार उसे मुखातिब करना चाहा तो बिना जवाब दिए उठ गई थी। हुआ क्या है यार? वो बावर्ची खाने में थी। वो दरवाजे में आ खड़ा हुआ। कुछ बताओ तो, ऐसे ही क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ तो है। वो चुपचाप अपना काम करती रही। अंकल मारिया को क्या हुआ? उस शाम वो अंकल के साथ वाक पे निकला तो यूं ही सरसरी अंदाज में उसने पूछ लिया। वो मुस्कुरा दिए। बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। उसके लिए एक रिश्ता आया। वो कुछ बोल न सका। लड़कियां घबरा जाती हैं ऐसे मामलात में। अब घर में कोई औरत तो है नहीं जिससे शेयर करे। वो न जाने क्या क्या कह रहे थे। दौर के ही एक दूसरे इलाके में एक किराए का मकान मिल गया था। बाप साथ था तो गोया कोई घना सया था जिसने उन्हें ज़माने भर की धूप से बचाकर अपनी आगोश में छुपा रखा था। अब पता चला था बाहर कैसी चिल चिलाती धूप थी। गार्ड से परे करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा सब ठीक कर देंगे। माँ के कहने पे वो रोज़ सर्विस में जाने लगी। अरिया बाकायदगी से परे करने लगी।
आदन भी उसके साथ साथ होता। 10 दिन में सारा जमा जत्था ख़त्म हो गया, राशन सब खत्म, नौबत फाकों पे आ गई थी। ऐसे कब तक चलेगा? अरिया ने उस रात सोचा। आदन बाहर बरामदे में किताब लिए बैठा पढ़ रहा था। सुबह उसका पेपर था। टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल चल रहा था। अंसारी साहब बैठे इन्हिमाक से खबरें सुन रहे थे। पास ही सोफे पे उसामा नीम तराज था। तभी मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई थी। उसने रिमोट उठाया और आवाज़ कम की। क्या हुआ? अब्बू ने अचंभे से उसे देखा। अजान अब्बू? तो ये कौन सा हमारी मस्जिद में? हमारी तो अभी 15 मिनट बाद होगी। अब्बू ने देख कर रह गया जो वापस वरीय बढ़ा रहे थे। अजान तो अजान है ना अब्बू, आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। हाँ लेकिन अजान की तो बस एक ही नीयत है ना कि वो बुला रहा है। इस अजान में वो नहीं बुला रहा, अस्तगफार। वो जल्दी से बोला तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। बाप की बात पे अस्तगफार कह रहा है। अब्बू कम मान। वो उकता कर उठा। क्या अब तू मुझे समझाएगा? मुर्तद हूँ मैं, काफिर हूँ, एक बस तू मुसलमान है इस घर में। वो फुल आवाज़ में चिल्लाने लगे थे। दूसरी तरफ टीवी गला फाड़ रहा था। अजान की सदा कहीं दब गई जो कह रही थी आओ फलाह की तरफ। रिश्ता अच्छा है। वो अपने कमरे में आंखें मूंदे खामोश लेटा था। प्रोफेसर अंकल की आवाज़ दूर से आ रही थी। लड़का डॉक्टर है, छोटी सी फैमिली, अच्छे जानने वाले। उसने आंखें खोली। बाबा ने बहुत याद किया आपको? बस बाबा ने। वो छत को घूरने लगा था। मैंने उसकी राय पूछी तो वो चुप रह गई। मैं तो दिल से राजी हूँ उस रिश्ते पे। अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। उसने करवट बदली। ठीक तो कहा उन्होंने, एक अच्छी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मिस्टर अदीबान एहसानुल्लाह? उसको किसी ने गुरका था, तुझे पता तो है यार। उसने दिल में जंग किया। दिल कमीना अनजान बन रहा था। उसे रोज़ याद किया। क्यों किया तूने? ट्रेनिंग के बाद उस बदमज़ा खाने के नवाले लेते वक्त उसके हाथ की रोटी की ज़रूरत क्यों महसूस की? उसके लिए वो गिफ्ट क्यों लिया? उससे क्यों पूछा कि सिर्फ बाबा ने? दिल खामोश रह गया। ठीक है, खुश रहे वो। दिल ने सिसकी बिरी तो उसे सच में किसी और का होने देगा। वो सीढ़ियों पर बैठी लड़की जो उसे देखकर गुलाबी हो जाती थी, वो न जाने कब उसे ऐसी अच्छी लगेगी। अब मुझे उसका पास रहना रास आने लगा है। हाँ मुझे उसकी आदत हो चुकी है। वो हौले हौले मेरी ज़िंदगी में अपनी जगह बना चुकी है। इन सब के इम्तिहान शुरू हो चुके थे। मदरसों के इम्तिहान अपने ही तर्ज के होते हैं। इम्तिहान लेने के लिए बाहर के किसी मदरसे से कारी आते हैं। एक एक बच्चा जाता है। वो उससे उसके याद किए सिपारों में से कहीं से भी सुन लेते हैं और फिर उसके मुताबिक नंबर भी मिलते हैं। इम्तिहान के बाद एक हफ्ते की छुट्टी पे वो दोनों भाई घर आए थे। घर वैसा ही था, घर जैसा, जन्नत जैसा। हमारे नंबर ज़्यादा है मोर। ये तो बिल्कुल तवज्जो से नहीं पढ़ता। मुंह बंद करो। अंदाम ने उसे घुरका। अंदाम बेटा तुम अगर वहाँ नहीं पढ़ना चाहते तो बता दो, मैं तुम्हें कॉलेज भिजवा देता हूँ। उस दिन बाप ने उससे कहा था। ओम ठीक है पलार। वो वाकई आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के माहौल से घुल मिल रहा था। अरसलान नकवी ने अपने सामने बैठे मलिक अंसार को देखा और फिर मेज़ पर रखी फाइल को। मैं तो क्या आपकी फाइल पे कोई भी अफसर साइन नहीं करेगा मलिक साहिब। वो आगे को हुए। आप जिस नाजायज़ तरीके से इस ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं। वो हंस दिया। तो जनाब आप उसे मुमकिन बनाए ना। आपके पास मैं बजाते खुद तशरीफ़ लाया, कुछ तो शफकत करे ना। मैं आपको बता चुका हूँ मलिक साहब, मैं साइन नहीं कर सकता। वो आगे को हुआ। आप अपने साइन की कीमत बताएं। उनके कानों की लो लाल पड़ती चली गई। मलिक साहब मैं आपसे बहुत इज्जत से पेश आ आप मुझे किसी इंतहाई अमल पे मत उकसें। मलिक अंसार ने वो ब्रेव केस मेज़ पर रखा और उसे खोला। नोट ही नोट, गड्डियाँ। अरसलान ने गुस्से से उसे आप बताएं कितने में होंगे? दस्तखत। आउट। मलिक अंसार की मुस्कुराहट सिमट गई। सोच लें आप गलती कर रहे हैं, जस्ट गेट आउट। वो उठ खड़ा हुआ था। ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको, ये गुमंड बहुत महंगा पड़ेगा। वो वापस आ चुका था। ट्रेनिंग के आखिरी दिन चल रहे थे। रोज़ का शेड्यूल टफ होता जा रहा था। उस सब से भी कता नज़र अब की बार वो कुछ कराची में ही छोड़ आया था, या शायद वो बेचैनी इजाफी थी जो उस बार उसके साथ वहाँ से आई थी। क्या बात है अद्दी? बहुत चुपचाप है। घर सब ठीक है? उसामा ने भी बाम लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे भी टाल गया। हाँ हाँ ना बता, रख अपने दिल में। मैं कौन सा कुछ लगता हूँ तेरा? वो उसकी ड्रामेबाजी पे हंस पड़ा। तो गाल धंधे में आ गया। थर्ड टर्म में नोटंकी करना चाहिए थी तुझे। अपनी एक जाने वाले दोस्त के तवज्जो से अरिया को एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी, महीने के चंद हज़ार रुपए। लेकिन कुछ ना होने से कहीं बेहतर था। ज़िंदगी अब एक नई लय से बहने लगी थी। उस दिन आदन का आखिरी पर्चा था। उसके पीछे पीछे लड़के ने कुछ पूछा था। वो सुनी अनसुनी की लिखता रहा। तभी निगरान पास उतरा, उस पर झुका। वो जो पूछ रहा है उससे बता दो। उसने चौंक कर देखा। दूर सुपरडेंट भी इशारे से बताने को कहा था। मैं चीटिंग नहीं करवा सकता सर, सॉरी। तुम्हें पता भी है वो किसका बेटा है?
सॉरी बेटा एक कांट। निगरान का मुंह बन गया। कुछ देर बाद वो एक वर्क लिए पीछे लड़के तक आया, उसे लिखने को दिया। वो मज़े से नकल करता रहा। आदर चुपचाप अपना पर्चा करता। कोई घंटे बाद वो इंस्पेक्शन टीम अचानक ही आई थी। उस लड़के ने मोड़ तोड़ के वो नकल वाला वर्का आदर के पैरों में फेंक दिया। लम्हों में उस पर नकल का इल्ज़ाम लग गया। पेपर क्रॉस कर दी। मैंने कुछ नहीं किया सर। बाई गार्ड ये मेरा नहीं सर। वो रोने लगा था। पीछे बैठा लड़का अल्लाह रसूल की कसमें खाकर सच्चा हो गया। तब कैसी है रुबीना जी? मैडम का मुंह बंद। आप बार बार ये नाम लेना ना छोड़ना। क्या करें, आप खुद तो याद नहीं रखती कि आप कौन है। अब हमें ही आपको बार बार याद करवाना पड़ेगा ना। वो चुप रह गई। गलती की गुंजाइश नहीं है रुबीना जी। रुबीना ताबेदार साहब जी। गुड। कुछ देर खामोश रही। फिर पहला आउट तो हो गया, अब दूसरा कब होगा? अभी नहीं रुबीना जी, अभी उन्हें खेलने दे, एक दो छक्के चौके लगाने दे, फिर देखते हैं। वो चुपचाप सुनते रही। यूनिवर्सिटी तो खाली हो गई है ना? हाँ जी, फिल वक्त तो मदरसा भी खाली है। चलें, आंखें कान खोले रखिएगा। वीकेंड पे उसे मारिया का फ़ोन आया था, तुम अगले हफ्ते आ सकते हो, खैरियत? प्लीज़। अगले हफ्ते वो कराची था। अब्बू नहीं। हाँ कहने वाले हैं, वो लोग कल को आ रहे हैं। वो ज़रूरत पड़ी जा रही थी। मारिया, उन्होंने कहा कि वो अच्छा लड़का है। वो नज़रें चुरा कर बोला, तुमसे भी अच्छा है। वो कुछ देर के लिए चुप रह गया। मैं मशरकी आम से लड़की हूँ अदीबान। मैं अगर मुंह फोड़कर इकरार कर लूँ तो बेशरम और बदलियाज ठहरे जाओगे। तुम मर्द हो, तुम पहल करो। उसने उसे बगौर देखा। तुम जानती हो मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी कैसे गुजारी है मारिया। मैंने हमेशा उनके आसपास मौत को मंडलाते देखा है। वो रोज़ मुझे सुबह स्कूल जाते हुए अलविदा कहते, तो मैं यहीं समझ तक ये आखिरी है। रोज़ यही इशारा कि अब कुछ होगा, अब खबर आएगी। मारिया, मेरी ज़िंदगी उनसे मुख्तलिफ नहीं होगी। किस वक्त मैं कहाँ होऊंगा भी या नहीं, कोई गारंटी नहीं होगी। वो बोलता चला गया। मैं पूरे का पूरा तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम और फ़र्ज मुझे एक ही वक्त में पुकारोगे तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा। तुम और वतन दोनों एक ही वक्त में मदद मांगोगे तो लब्बैक मैं वतन को कहूँगा। मारिया ने झुकी पलकें उठाई थी। मुझे मंजूर है। जामिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी इम्तिहानात के बाद छुट्टियों के सिलसिले में बंद हो चुका था। दरसगाहें खामोश थीं। एक तरफ बने दफ्तर का दरवाज़ा खुला था। मसनद के सामने बाजी जान बैठी थी और उनके सामने दुजाना वो दो बच्चियां थीं। हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगी बाजी जान? उन्हें बारी बारी दोनों को देखा। मुझे पता है ज़रमीना बच्चे कि तुम किस सिलसिले में आई हो। परेशान मत हो, ये मदरसा तुम्हारे और तुम जैसे बाकी बच्चियों के लिए खुला है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम बस इत्मीनान से रहो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। उनके जाने के बाद उन्होंने वो रजिस्टर निकाला। 2005 के ज़लज़ले में जब हज़ारों पाकिस्तानी बेघर और लावारिस, तो जामिया ने बहुत सारे बच्चों और बच्चियों को अपनाया था। वो दो बच्चे थी, उनमें से थी। उन्होंने देखा ज़रमीना और परखा। उन दोनों के माँ बाप ज़लज़ले में ख़त्म हो गए थे। घर बार सब ख़त्म। तब से वो वहीं थी। तुम सब मेरी बच्चियों, मैं माँ हूँ तुम्हारी, ये घर है तुम्हारा। वो बच्चियाँ उन्हें बाकी तलबा से ज़्यादा अजीज़ थी। प्रोफेसर साहब ने सामने बैठे अदीबान को गौर से देखा था। वो उंगलियां मरोड़ता, थूक निकलता, सर झुकाए बैठा मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा था। कहो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। वो अंकल दरअसल मैं, वो अटक कर बोला। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। मारिया के सिलसिले में बात करने आए हो? उसने चौंक कर सर उठाया। वो उसे ही देख रहा था। जी। वो फिर से सर झुका गया। देखो बेटा, मैं जानता हूँ वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारा मुझे नहीं पता। वो ज़रा रुके। मुझे पता है तुमसे बेहतर रिश्ता मुझे नहीं मिल सकता अपनी बेटी के लिए, लेकिन मैं अपने मुंह से तुम्हें ये नहीं कहना चाहता। कहीं तुम ये ना समझो मैंने तुमसे किसी शय का बदला मांगा है। खुदा की कसम है बेटा कि मैंने तुम्हें अपने पास रखकर कोई एहसान नहीं किया, और ना ही मैं ये चाहूँगा कि तुम मुझे बूढ़े पे तरस खाकर मेरी मस्कीनी बेटी से निकाह करो। वो आगे को चुके। तुम अगर वाकई उससे मोहब्बत करते, उसे अपने दिल के कहने पर अपनाना चाहते हो तो मुझे कह दो कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अदीबा ने सर उठाया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आदिन माँ के गले लाकर मुसलसल रो था। मैंने चैटिंग नहीं की मम्मा, उन्होंने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। हमेशा ऐसा क्यों होता है? हमारा यकीन क्यों नहीं करता कोई? मैंने चीटिंग नहीं की थी। सारे साल की मेहनत लम्हों में ज़ाया हुई थी। उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उसामा ने बड़े गौर से देखा था। गया तो तू ऐसे था जैसे अल्लाह मुआफ़ी दे कराची में आग लग गई और तेरे अलावा किसी को बुझानी ना आती। वो हंस पड़ा। और अब वापस आया तो तेरे मुंह पे लिखा है कि ये बंदा आग बुझा कर आया, सर्टिफिकेट भी मिला है। अद्दी ने सर हाँ में मिलाया और बैग से निकालकर वो कार्ड उसकी तरफ फेंका। वो बेयकीनी से उसे पढ़ता चला गया। मतलब तू वाकई में आग बुझाने गया था? तमगे में पूरी की पूरी सालिम लड़की। सच सच बता, आग बुझाना कहाँ सीखा तूने? शट अप। अदीबा ने हंस दिया। वो अभी तक शौक में था। ज़रमीना उस दिन कपड़े डालने छत पे आई थी तो वो गेंद पड़ी नजर आई थी।
एक मुस्कुराहट उसके लबों पे फैल गई। वो लड़का याद आ गया जो उस दिन गेंद मांगने आया था। उसने आगे होकर देखा, सामने ग्राउंड में वो लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। वो जल्दी से नीचे आए। परखा परखा बात सुनो, उसने अपनी छोटी बहन को आवाज़ दी। ये गेंद जो वो जो लड़का है ना नीले सूट वाला, उसे दे आओ। अंदाम उस वक्त फील्डिंग कारत जब उसे वो पुकार सुनाई दी। वो खूबसूरत सी कश्मीरी बच्ची स्कार्फ पहने जामे के दरवाजे में इस्तादा थी, हाथ में गेंद पकड़े उसे इशारा किया। ये अज्जी ने दिया है। वो मुस्कुरा दिया, गेंद थाम ली। अपनी बाजी को हमारा शुक्रिया कहना। उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के 6 दिन बाद उसकी शादी हुई थी। वो एक सादा सी तकरीब जिसमें वो प्यारी सी लड़की हमेशा के लिए उसके नाम लिख दी गई, या यूँ कहूँ कि वो उसके नाम कर दिया गया। वो जिस कमरे में आया तो वो क्राउन से टेक लगाया हुई थी, 8 पे सीधी हुई बैठी। वो वहीं 35 के पास खड़ा उसे देखता रह गया। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। इतना सादा जवाब था। वो होले होले चलता उसके बराबर में क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। खामोश। तो ये हो गया। वो हंस पड़ी। कोई शक? हाँ, अभी तक गोया किसी के ख्वाब में हो। प्लीज़ एक चुटकी तो काट दो। उसने उसके गाल पकड़कर खींचा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो सुकून से बोला। कुछ और लम्हे खामोशी से सरकते चले गए। वो पीछे को होकर उसके बराबर में क्राउन के साथ जा लगी। कोई बात करो क्या? कोई भी? वो सोच में पड़ गया। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उससे प्यारी बात उसे नहीं आती थी। बस उसके बाद क्या बचा? वो चुप रह गई। अदीबा ने उसका हिनाई हाथ खुले से थामा था। अब तुम्हारी बारी है। वो उसे देखने लगी। तुम मेरा इस दुनिया में वह सरमाया हो अद्दी। वो मुस्कुरा दिया। उसके हाथ नरमी से चूम रहे हो। तुम्हें पता है मुझे इस मुल्क से मोहब्बत क्यों है? क्योंकि उसका एक फ़र्द तुम हो। और तुम्हें पता है मुझे आर्मी से प्यार क्यों है? क्योंकि इसमें एक फ़ौजी तुम हो। वो हंसी। अब तुम्हारी बारी। वो हंस पड़ा। जेब से डब्बिया निकला। वो अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। अब तुम्हारी बारी। नहीं, अभी तुम्हारी बारी ही चल रही है। ये चीटिंग है। अच्छा, फिर मुझे सोचना पड़ेगा। उसने अपना सर मारिया के कंधे पे टिकाया था। मैं वादा नहीं करती अदीबान, कसम खाती हूँ कि हमेशा तक तुमसे मोहब्बत करती रहूँगी। अद्दी ने सर उठाकर उसको खुद को देखते हुए देखा। और मैं कसम नहीं खाता, वादा करता हूँ कि हमेशा तक बस तुम्हें चाहता रहूँगा। बाकी आइंदा इंशा अल्लाह ताला।